हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे बातचीत चल रही थी जून 2023 के पेपर की। आपको याद होगा लास्ट सेशन में, यानी कि जो फोर्थ सेशन है ये फाइनल पुश सीरीज का, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा दिया था। ठीक है, जो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। और उसके अलावा फिर सेक्शन बी में भी मैंने आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2A1 पार्ट करा दिया था। उसके अलावा जो इसका दूसरा पार्ट था, जिसके कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्या बोलते डिमांड आ रही थी, ये क्वेश्चन भी लास्ट सेशन में मैंने सॉल्व कराया था, जिसमें आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से जो ये क्वेश्चन रिलेटेड था। उसके अलावा लास्ट सेशन में मैंने ये कहा था कि उसके बाद इसमें ये जो क्वेश्चन है बी पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, इसका ताल्लुक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से है। ये सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा कि अगर किसी को इसका फुल फ्लेड्स आंसर देखना है तो सारी की सारी क्लासेस हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप ऐप डाउनलोड कर लें। सारी क्लासेस फ्री में मौजूद हैं। जिन लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करा हुआ है, केवल 1 रुपये देकर के आपको, केवल 1 रुपया देकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सारे लेक्चर्स वहां मौजूद हैं। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आप लास्ट लेक्चर देखें, और लास्ट लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन मैंने पूरे डिटेल में कराया हुआ है। तो बेटर है कि आप इस क्वेश्चन को वहां से आराम से कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? और मैंने कहा ये शीट्स भी मैं 1-2 दिन के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। उसके अलावा ये तो था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 ये अमालगमेशन से रिलेटेड है। वैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, ये भी ऐप में मौजूद है। तो ऐप में आप जाएं, अमालगमेशन का चैप्टर निकाले। अमालगमेशन का जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, जिसमें कि आपको दिसंबर 22 का भी मिल जाएगा, दिसंबर 23 का भी मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको जून 23 का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने उसमें फुल लेंथ सॉल्व करा हुआ है, तो आपको समझने में भी ज्यादा आसानी होगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा फिर इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसके साथ साथ डिस्टिंग्विश बिटवीन AS14 एंड AS103, ये भी आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, इसका ताल्लुक शेयर बेस्ड पेमेंट से है, और ये क्वेश्चन भी आप ऐप में जाएं, शेयर बेस्ड पेमेंट का चैप्टर निकालें। शेयर बेस्ड पेमेंट चैप्टर में जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर जो है हमारा, उसमें मैंने पास्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इवन वो 22 के हों या 23 के हों, 23 जून का भी और 23 दिसंबर का भी मैंने सॉल्व करा हुआ है। और इवन लास्ट लेक्चर में मैंने जो 22 में थे, 22 जून का और दिसंबर का वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करा हुआ है। तो उसमें जाकर के आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी ईजी है, इस पर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लास्ट सेशन में मैंने आपसे ये कहा था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा, 4th का जो बी पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कराने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने इंड AS 110 बहुत अच्छी तरह से करा तो हुआ है। सर अगर इंड AS 110 हमने बहुत अच्छी तरह से करा है, तो ये क्वेश्चन क्या है, इंड AS 110 का है जिसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है? नहीं। इंड AS 10 में मैंने अब कई बारी बताया है कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तब बनाते हैं अगर एंटिटी का दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है, और कंट्रोल तब आता है जब 50% से ज्यादा के स्टेक्स हमारे पास होते हैं, यानी कि दूसरी एंटिटी जब, या अदर एंटिटी जो है, अगर वो हमारी सब्सिडियरी एंटिटी होती है, तो तब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। वैसे मैंने बताया था इंड AS 110 अप्लाई तब होगा अगर किसी एंटिटी का दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है। नंबर 1, जनरली कंट्रोल जो है वो वोटिंग राइट्स के थ्रू आता है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जिस दिन हम कंट्रोल हासिल करते हैं, उस दिन जब हम कंसोलिडेशन करते हैं, तो मैंने बताया था पहले भी कि इंड AS 103 के हिसाब से कंसोलिडेशन करा जाता है। जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा, उस दिन जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो इंड AS 103 के हिसाब से करते हैं। लेकिन ईयर के एंड में और सब्सिक्वेंट ईयर के एंड में जब भी कंसोलिडेशन करा जाएगा, तो इंड AS 110 के हिसाब से करा जाता है, अगर दूसरी एंटिटी के ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो जब किसी एंटिटी का दूसरी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल होता है, तो जिस दिन कंट्रोल हासिल होता है उस दिन इंड AS 103 अप्लाई होता है, और कंट्रोल और ईयर के एंड में जब हम कंसोलिडेशन बनाएंगे तो इंड AS 110 के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस क्वेश्चन का ताल्लुक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 28 से है, और AS 28 तुम्हारे मॉड्यूल में अलग से बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। प्रॉब्लम यह है, लेकिन ये क्वेश्चन इंड AS 28 से रिलेटेड है।
तो सर अगर ये दिया नहीं है तो हम इसको करेंगे कैसे? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंड AS 110 अच्छी तरह से करा हुआ है तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या इंड AS 103 आपने अलग से करा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसका आइडिया आपको देता हूं, इसलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को मुझे कराना पड़ेगा, और ध्यान से इस क्वेश्चन को कर करके जाए, क्योंकि मैंने ये देखा कि इंड AS 28 से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में स्ट्राइक कर रहे हैं। पहले तो इंड AS 28 अप्लाई कब होता है? बेटे इंड AS 28 का एप्लीकेशन बेसिकली क्या है? जब कोई एंटिटी है और एंटिटी ने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, अगर कोई एंटिटी है और उसने इन्वेस्टमेंट करी है किसी एसोसिएट कंपनी में, किसी ऐसी एंटिटी में जो हमारी एसोसिएट एंटिटी है। पहले तो कोई एंटिटी हमारी एसोसिएट एंटिटी कब बन सकती है? सपोज ई नाम की कोई एंटरप्राइज है और ये अदर एंटिटी है। अगर इस एंटिटी ने, एंटिटी ई ने इस एंटिटी में, अदर एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और इनकी इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज्यादा है, लेकिन 49.99% है, सिंपल वर्ड्स में 50% से कम है। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी एंटिटी में 20% है या उससे ज्यादा है, लेकिन 50% से मेरी इन्वेस्टमेंट कम है, तो तब ये माना जाएगा कि अदर एंटिटी जो है वो हमारी एसोसिएट एंटिटी है। तो अदर एंटिटी उस केस में हमारी एसोसिएट एंटिटी मानी जाती है। इज इट क्लियर टू यू? नो डाउट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर एंटिटी है, बिकॉज उसका इस एंटिटी के ऊपर एक तरीके से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल तो नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो जो एंटिटी ई ये इन्वेस्टर एंटिटी है और अदर एंटिटी हमारी एसोसिएट एंटिटी मानी जाएगी। इस केस में भी हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। इस केस में भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। समझ में आया? अगर किसी दूसरी एंटिटी के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है तो दूसरी एंटिटी हमारी सब्सिडियरी एंटिटी होती है, लेकिन अगर दूसरी एंटिटी के ऊपर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तब आता है जब हमारी इन्वेस्टमेंट 20% या उससे ज्यादा की हो लेकिन 50% से कम हो, तो इस केस में इस एंटिटी के ऊपर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है SI। तो ये हमारी एसोसिएट एंटिटी, और इसमें भी मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेंगी वो इंड AS 28 के हिसाब से बनेंगी। ये चीज पहले तो इंड AS 28 के बारे में मालूम होना चाहिए। वैसे इंड AS 28 में कोई एंटिटी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है सिर्फ तब नहीं बनाती जब सारी सामने वाली एंटिटी हमारी एसोसिएट एंटिटी होती है। इसमें एक और सिचुएशन भी है। सपोज एक एंटिटी है E1 और एक एंटिटी है E2। इन दोनों एंटिटी ने मिल करके मान लेते हैं कोई वेंचर खोला, सिंपल वर्ड्स में कोई कंपनी खोली इन लोगों ने मिल करके, बिकॉज इन दोनों ने मिल करके खोली है आपस में, तो इसको हम वेंचर कह देते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये वेंचर भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज इन दोनों ने मिलकर के खोला है, मान लेते हैं इन दोनों के 50-50% स्टेक्स है, सिंपल वर्ड्स में, यानी कि E1 और E2 ने मिलकर के एक वेंचर खोला और इस वेंचर में हमारे 50-50% स्टेक्स हैं। अगर मैं E1 के एंगल से बोलूं तो इस सिचुएशन में भी E1 जो है, बिकॉज अब की बार E1 का कुछ इंटरेस्ट है वेंचर में, किसी वेंचर में जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो उस केस में भी हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी और इंड AS 28 के हिसाब से बनानी पड़ेंगी। तो इंड AS 28 के अंतर्गत कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनाई जाती है जब किसी एंटिटी की दूसरी एंटिटी, यानी कि अदर एंटिटी हमारी एसोसिएट एंटिटी है या अदर एंटिटी हमारी वेंचर है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सिंपल वर्ड्स में जब हमने इन्वेस्टमेंट किसी एसोसिएट एंटिटी में करी है या किसी वेंचर में करी है, तो उस केस में इंड AS 28 के हिसाब से पहले तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS 28 के हिसाब से बनाते हैं या फिर जब इंड AS 110 के हिसाब से बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, अब आपको बेसिकली ये चीज पहले मालूम होनी चाहिए बस। तो कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे लास्ट सेशन में भी मैंने इसके बारे में एक हल्की सी चर्चा करी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब मैं इंड AS 28 के थ्रू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उस केस में बेसिकली हम इक्विटी मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इक्विटी मेथड यूज करते हैं। अब ये इक्विटी मेथड क्या होता है? तो सर इंड AS 110 या बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं वो कौन सा मेथड होता है? बेटे वो कॉस्ट मेथड होता है।
तो इक्विटी मेथड में और कॉस्ट मेथड में बेसिकली फर्क क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपका लिया। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फिर मैं आगे इसकी चर्चा करता हूं। कहता है गिवन बिलो आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड। तो एस लिमिटेड और पी लिमिटेड की ये बैलेंस शीट्स आपको गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर आप ध्यान से देखें, जो पी लिमिटेड है, बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, ये पी लिमिटेड की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस कॉलम में आपको गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? जबकि जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी जो बैलेंस शीट है दो कॉलम के थ्रू दी हुई है। एक तो बैलेंस शीट की बुक वैल्यूज दी हुई है और बैलेंस शीट की फेयर वैल्यू दी है। ये बुक वैल्यूज है, बैलेंस शीट वैल्यूज, और इनकी फेयर वैल्यू भी दी हुई है। कहता है जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, बाद में देखेंगे ये सब्सिडियरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है, तो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो 8000 है, एक शेयर 10 का है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके 800 हैं। और जो पी लिमिटेड है उसकी 12000 है। फिर कुछ अदर इक्विटी के आइटम दिए हुए हैं। अदर इक्विटी में 6000 है। ऑफ कोर्स पेरेंट की जो है वो 4000 है या इन्वेस्टर एंटिटी की 4000 है। बाकी कुछ लायबिलिटीज तुम्हें दी हुई है। अब जो लायबिलिटीज तुम्हें दी हुई है, अगर तुम लायबिलिटीज को ध्यान से देखोगे तो बोरोइंग्स 2000 है और इसकी फेयर वैल्यू जो है वो कितने की है? 2050 की है। बेटे फेयर वैल्यू देने का कब मतलब क्या होता है? हालांकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं। बाद में हम देखेंगे कि जो एस लिमिटेड है वो हमारी एसोसिएट एंटिटी है। अब इनकी बैलेंस शीट में जो बोरोइंग्स है वो 2000 है और 2050। अब जिस दिन मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा ये मेरी एसोसिएट एंटिटी बन जाएगी और उस दिन हम इनके एसेट और लायबिलिटी को अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करेंगे, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जब मैं फेयर वैल्यू पे करूंगा तो 2000 की चीज को 2050 में मैं लूंगा, तो इसका मतलब है 50 रुपीज जो है वो एक तरीके से लॉस है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है 2000 से 2050। इसी तरह ट्रेड पेबल 2500 के हैं, लेकिन मैं 2400 पे इनको लूंगा तो मुझे इसमें फायदा है, 100 रुपीज का ये गेन है, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9000 की है, लेकिन हम इसको 10000 पे ले रहे हैं, वैल्यू इसकी बढ़ रही है, तो ये भी फायदा है क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5000 से 2000 है, इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये भी 2000 का मुझे गेन है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट है, इसकी कोई फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अगर किसी आइटम की फेयर वैल्यू नहीं दी होगी तो हम उसको उसी वैल्यू पे लेंगे, यानी कि इस केस में कोई नफा नुकसान नहीं है। करंट एसेट 3500 के 3200 पे लिए, तो इसका मतलब 300 रुपए का ये नुकसान हो गया। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी में ध्यान ये रखना, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि जो सब्सिडियरी कंपनी है कंटिंजेंट लायबिलिटी को उन्होंने अपने नोट्स में लिखा होगा, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में थोड़ी लिखा होगा, उन्होंने तो अपनी नोट्स में लिखा होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नोट्स में ही लिखी जाती है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं कंसोलिडेशन में भी, जब हम किसी दूसरी एंटिटी को टेक ओवर करेंगे, चाहे उसका कंट्रोल हासिल करें, चाहे उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हासिल करें, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो हमें उनकी कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेना पड़ता है। बिकॉज इनकी बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें अब मान के चलना पड़ेगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी तो थी नहीं भाई। कंटिंजेंट लायबिलिटी फुट नोट्स में लिखी जाती है। जो सब्सिडियरी कंपनी होगी उसने तो इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपने फुट नोट्स में लिखा होगा ना। लेकिन इस सिंपल वर्ड्स में बैलेंस शीट के अंदर कोई लायबिलिटी नहीं थी और उसको तुम्हें लेना पड़ रहा है, लेकिन तुम 750 पे ले रहे हो, तो इस केस में आपको 750 का नुकसान है। ये 750 का पूरा नुकसान है, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर तो होती ही नहीं है ना। तो इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर कोई लायबिलिटी नहीं थी और आपको एक लायबिलिटी लेनी पड़ गई 750 की, जो कि आपको लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये भी आपको नुकसान है। ये मैंने किसी कारण से आपको बताया। उसके बाद अब आगे क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पी लिमिटेड। जो पी लिमिटेड है उसका तो मार्केट प्राइस 16 रुपीज का है, और जो एस लिमिटेड है उसका जो मार्केट प्राइस है वो 15 रुपए का है, यानी कि जो पेरेंट है उसका तो प्राइस जो है 16 रुपए का है, और जो एस लिमिटेड है हम बाद में देखेंगे, एस लिमिटेड सब्सिडियरी नहीं एसोसिएट एंटिटी है, उसका प्राइस 15 का है ऑन द डे। ऑन द डे का मतलब है ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। कहता है ऑन मार्च 31, 2022। अब जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2022 की दी है। अब वो कह रहा है ऑन मार्च 31, 2022 पी लिमिटेड एक्वायर्स 25% स्टेक्स इन एस लिमिटेड। वो कहता है हमने 25% स्टेक्स एक्वायर करे हैं, 25% स्टेक्स हमने एक्वायर करे हैं। तो 25% स्टेक्स तुमने एक्वायर करे, इसका मतलब तुमने जो स्टेक्स एक्वायर करे हैं
वो स्टेक्स इतने नहीं हैं कि आपके पास कंट्रोल आ रहा है, लेकिन आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ रहा है। इसका मतलब पी लिमिटेड के लिए जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, एस लिमिटेड इन्वेस्टी एंटिटी है जिसमें हमने इन्वेस्ट करा है। इज इट क्लियर टू यू? तो एस लिमिटेड हमारी क्या मानी जाएगी? एसोसिएट मानी जाएगी। तो अब की बार पी लिमिटेड ने 25% की इन्वेस्टमेंट करी है एस लिमिटेड में, ये आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? इन्वेस्टमेंट आपने कब करी है? 31 मार्च, ऑन 31 मार्च 2022 को करी है। आगे कह रहे हैं हैविंग, उसने तो लिख ही दिया हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। आगे कह रहा है कि जो तुमने परचेज कंसिडरेशन दिया, परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 160 करोड़ इक्विटी शेयर फॉर विच नो अकाउंटिंग इफेक्ट हैज येट बीन गिवन। तो कहता है 31 मार्च 2022 को तुमने 160 करोड़ इक्विटी शेयर दिए। नो डाउट 160 करोड़ इक्विटी शेयर तुमने दिए परचेज कंसिडरेशन को सेटल करने के लिए। और याद रखें कि परचेजिंग कंपनी, उसने यहां पर दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस परचेजिंग कंपनी के एक शेयर का 16 रुपये है और जो एस लिमिटेड है उसका प्राइस 15 रुपये का है। तो इस लाइन का कुछ रेलिवेंसी इन दोनों पॉइंट से होगी, वो मैं अभी क्लियर करूंगा। आगे कह रहा है ड्यूरिंग 2022-23 एस लिमिटेड ने 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1200 करोड़ की कमाई। वो कह रहा है ड्यूरिंग 2022-23 में एस लिमिटेड ने 2000 करोड़ अर्न्स 2000 करोड़ एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 1200 करोड़। तो सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल कितनी इनकम कमाई, ये भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अब कह रहा है क्वेश्चन तुमसे पूछ के आ रहा है, वो कह रहा है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एट एक्विजिशन एंड ऑन 31/3/2023। ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपने जो शेयर्स एक्वायर करें इस दिन, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है 31/3/2022, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। और क्वेश्चन ने तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दी है 31/3/2022 से लेकर 31/3/2023 के बीच में, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग डेट है। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये सारा का सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा। जो करंट पीरियड है वो सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड हो जाएगा। केवल फर्स्ट डे जिस दिन हमने एक्वायर करे शेयर्स, वो डेट जो है प्री एक्विजिशन है, अदरवाइज सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। अब AS 28 में और इंड AS 110 के अंदर या इंड AS 103 के अंदर जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये समझने के लिए पहले यहां पर देखें। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा आपको इंड AS 28 भी बता रहा हूं। इंड AS 28 पे मैं बता चुका हूं, जनरली कोई एंटिटी की अगर एसोसिएट एंटिटी होती है या किसी एंटिटी ने इन्वेस्टमेंट करी होती है किसी वेंचर में, तो वो इंड AS 28 के थ्रू अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने वही चीजें करी जो नॉर्मली हम इंड AS 110 में करते हैं, विद स्लाइट डिफरेंस। पहले तो शेयर्स हमने कितने एक्वायर करें, एक एक चीज समझा करके मैंने आपको लिखी हुई है 25%। तो इसका मतलब एस लिमिटेड हमारी एसोसिएट एंटिटी होगी। मैंने लिखा हुआ है एस लिमिटेड विल बी अवर एसोसिएट एंटिटी। अब आप ये देखें कि डेट ऑफ कंट्रोल कौन सी है। डेट ऑफ कंट्रोल 31/3/2023 है। अगर डेट ऑफ कंट्रोल 31/3/2022 है, पहले तो ये ध्यान रखना है, और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31/3/2023 को, तो इसका मतलब कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। ये भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। अब परचेज कंसिडरेशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कंपनी ने जो परचेज कंसिडरेशन दिया 160 करोड़ शेयर्स कंपनी ने दिए हैं। कितने शेयर दिए? 160 करोड़। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पी लिमिटेड के एक शेयर की मार्केट वैल्यू 16 रुपए के हिसाब से है। तो इसका मतलब 10 रुपए वाला शेयर हमने 16 रुपए के हिसाब से इशू करा होगा। हमने मतलब इन्वेस्टर ने, पेरेंट ने जो शेयर इशू करा होगा 16 रुपए के हिसाब से। तो 160 को 16 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, आपको ये भी पता लग गया कि आपने शेयर्स एक्वायर करने के लिए कितना पैसा दिया। ये 2560 क्या है? ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट 2560 करोड़ की लिखी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इंड AS 28 में हम इक्विटी मेथड यूज करते हैं, लेकिन इक्विटी मेथड क्या होता है? इक्विटी मेथड ये कहता है कि सबसे पहले तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी उस दिन तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर ही रिफ्लेक्ट करेंगे।
तो जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट करी उस दिन मेरी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ने एंट्री भी पूछी है, इसलिए मैंने एंट्री भी बताई। अभी मैंने बताया जो इन्वेस्टमेंट है 2560 की है, जो कि 160 करोड़ शेयर्स हमने दिए हैं 16 रुपए के हिसाब से 2560। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 160 शेयर आपने दिए हैं, तो 160 शेयर इंटू 10 के हिसाब से जो इक्विटी शेयर कैपिटल आपने इशू करे उसकी नॉमिनल वैल्यू इतनी है। जाहिर है कि इन शेयर्स को आपने प्रीमियम पे इशू करा, 160 इंटू 6 के हिसाब से प्रीमियम इतना हो गया। सिंपल वर्ड्स में जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करी उस दिन तो आप इन्वेस्टमेंट को 2560 पे रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इस दिन कॉस्ट पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इक्विटी मेथड के अंदर जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट करी उस दिन हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पर रिकग्नाइज करेंगे। उसके बाद आपको याद होगा जैसे इंडिया 110 में हम ये देखते थे कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं और उसमें हमारा हिस्सा कितने हैं। ये सेम चीज अब हमने यहां पर भी करनी है। तो यहां पर फिर स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या लिखा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन नेट फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टीज आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका मतलब है जिस दिन मैंने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टी कंपनी के जो आइडेंटिफाइबल एसेट लेस लायबिलिटी, यानी कि जो नेट एसेट्स हैं, उसमें हमारा कितना शेयर है, हमारा कितना प्रोपोर्शनेट शेयर है। तो ये देखने के लिए पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को कितने हैं। नेट एसेट्स का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूं, नेट एसेट्स का मतलब होता है इक्विटी, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसका मतलब है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जिस दिन हमने शेयर्स एक्वायर करे उस दिन मुझे ये देखना पड़ेगा सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है और उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस केस में तुम्हें एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको पहले तो रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू चेंजेस को नोट करना पड़ेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू चेंजेस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जिस दिन आपने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन कुछ रीवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट हो गया। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट हो जाएगा, तो जब मैं इक्विटी फाइंड करूंगा या नेट एसेट्स फाइंड करूंगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व मुझे लिखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ये कहा था कि आप इनको ध्यान से नोट करेंगे कि इनकी वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आए, वो वैसे मैंने यहां पर भी लिख दिए हैं। तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि एक तो ये CL मैंने लिखा है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ध्यान रखना ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटिंजेंट लायबिलिटी जो आप टेक ओवर कर रहे हैं वो पूरा ही लॉस है, क्योंकि जब आपने जिस एंटिटी को लिया उस एंटिटी ने तो कंटिंजेंट लायबिलिटी अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिखी होगी, लेकिन आप उसको ले रहे हैं तो ये लॉस है 750। बोरोइंग्स में मैंने बताया 50 रुपए का नुकसान है। ट्रेड पेएबल में आपको गेन था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2000 से बढ़ गई थी। करंट एसेट की वैल्यू 300 से कम हो गई थी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1000 से बढ़ गई थी। तो फेयर वैल्यू चेंजेस की वजह से रीवैल्यूएशन रिजर्व 2000 रुपए का क्रिएट हो गया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। अब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को मुझे ये देखना है सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। सब्सिडियरी मतलब इस केस में एसोसिएट एंटिटी। तो एसोसिएट एंटिटी की जो शेयर कैपिटल है वो हमें ऑलरेडी दी हुई है 31/3/2022 को, जो कि 8000 की है। तो इक्विटी या नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी या एसोसिएट एंटिटी, में जानबूझ के बीच में वर्ड सब्सिडियरी भी यूज कर रहा हूं, तो एसोसिएट एंटिटी की 8000 की है। अब अदर इक्विटी, अब बिकॉज बैलेंस शीट में 31/3/2022 को बैलेंस शीट जो होंगे हमें दी हुई है, उसमें आपने देखा एसोसिएट एंटिटी के कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिए, लेकिन हमें यह पता लग गया जिस दिन हमने एक्वायर करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएट एंटिटी में कुछ ये फेयर वैल्यू चेंजेस का मतलब है रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये रीवैल्यूएशन रिजर्व 2000 रुपए का क्रिएट हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ 6000 लिखा है, हो सकता है अदर इक्विटी दी हो, एक मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अदर इक्विटी दी हुई थी 6000 के, आई एम सॉरी। तो एक अदर इक्विटी तो तुम्हें दी हुई है, अदर इक्विटी तो तुम लिखोगे ही, कहाँ चला गया। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल है। अगर बैलेंस शीट के अंदर सब्सिडियरी या एसोसिएट की कोई अदर इक्विटी है तो वो भी आप लिखेंगे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, और उसके अलावा रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आपने लिख दिया। तो इससे आपको ये पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी की जो इक्विटी थी या नेट एसेट्स थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को वो 16000 के थे। करेक्ट।
नॉर्मली इंड AS 110 में या इंड AS 103 में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स होते हैं उसमें हम ये देखते थे पेरेंट का शेयर कितना है और एनसीआई का शेयर कितना है। लेकिन जब मैं इंड AS 28 के थ्रू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा तो उस केस में हमें सिर्फ ये देखना है कि सब्सिडियरी कंपनी के या एसोसिएट एंटिटी के जो नेट एसेट्स हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को उसमें हमारा यानी कि इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर तुम कहने के लिए पेरेंट कह सकते हो कि पेरेंट का कितना प्रोपोर्शनेट शेयर है। तो हमारा शेयर 25% है तो 4,000 रुपीज मैंने ये लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी 2560 की और हमें नेट एसेट्स मिले 4,000 के। अब हम क्या करेंगे, इस नेट एसेट्स को कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट से, जाहिर है इन ऑर्डर टू नो गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो स्टेप नंबर 3 में मैंने लिख भी दिया कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ इन्वेस्टी, यानी कि इन्वेस्टी के जो नेट एसेट्स हैं या इक्विटी है उसमें जो प्रोपोर्शनेटली हमारा शेयर है इन दोनों को अब हमने कंपेयर करना है। तो इन्वेस्टमेंट 2560 की है और तुम्हारा शेयर 4,000 का है, तो तुम्हारे पास नेट एसेट्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कम है, तो ये तुम्हें फायदा हो गया कैपिटल रिजर्व। यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जिस दिन मैंने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाऊंगा, वैसे लास्ट सेशन में भी मैंने ये बताया था। देखो उस दिन हम इस तरीके से दिखाएंगे, मैंने ये बताया मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, वैसे तो 2560 की है, बिकॉज इस इन्वेस्टमेंट से मुझे कैपिटल रिजर्व यानी कि कुछ फायदा हो गया 1440 का, तो अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 4,000 पे दिखाऊंगा। बात समझ में आई? इक्विटी मेथड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। बात अगर मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट 2560 की होती और गुडविल आ जाती तो फिर मैं कैसे दिखाता इन्वेस्टमेंट को, गुडविल का अमाउंट माइनस कर करके दिखाता। इज इट क्लियर टू यू? यहां मैंने लिखा भी है गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइव्ड एज अबव शेल बी इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट 4,000 की मानी जाएंगी और ये माना जाएगा कि इस 4,000 के अंदर कैपिटल रिजर्व 1,440 का है और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट है वो 2560 की। आपने देखा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो गई है। ना सिर्फ ये, अब जब मैं ईयर के एंड में आऊंगा, इंड AS 28 में कंसोलिडेशन बहुत आसान होता है, बल्कि अब क्योंकि यहाँ एनसीआई का आप देख रहे हो कोई चक्कर ही नहीं पड़ रहा। अब हम क्या करेंगे, बस अब हम ये देखेंगे कि इस साल सब्सिडियरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितने रिजर्व्स वगैरह कमाए। तो क्वेश्चन में दिया था कि सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल 2,000 रुपए कमाए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इस साल जो सब्सिडियरी कंपनी ने 2,000 रुपए कमाए, उस 2,000 में आपका कितना हिस्सा है, एक तो आप ये नोट कर लें 500, 2,000 इंटू 25%। फिर क्वेश्चन में ये भी दिया था कि सब्सिडियरी कंपनी ने कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कमाई, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1,200 की कमाई, उसमें कितना शेयर है वो भी आप देख लें। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जितना भी प्रॉफिट सब्सिडियरी कंपनी ने कमाया उसमें हमारा शेयर, एंड टू OCI जितना भी सब्सिडियरी कंपनी ने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कमाई उसमें हमारा शेयर कितना है। तो आपने देखा अब मेरी इन्वेस्टमेंट 800 रुपए से और बढ़ गई, यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट ईयर के एंड में जब मैं रिफ्लेक्ट करूंगा तो 4,000 प्लस 800। तो इक्विटी मेथड में सिंपल वर्ड्स में जो चेंजेस आते रहते हैं ड्यूरिंग द ईयर वो भी हम इन्वेस्टमेंट में ही एडजस्ट करते चले जाते हैं, ये इक्विटी मेथड है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? सर एब्सोल्युटली। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा था कि मैं आपको कराऊंगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5A ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर से रिलेटेड है, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से इसको समझना है। तो अगर किसी को रियली में समझना है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐप में जाएं, इमीडिएटली जाएं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर का टॉपिक निकालें और जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने इसको फुल फ्लेड सॉल्यूशन करा हुआ है। जो लास्ट लेक्चर है उसको आपने देखना है। लास्ट लेक्चर के अंदर इसको आप फुल फ्लेड सॉल्यूशन देख सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? फुल फ्लेड सॉल्यूशन। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने कहा कि एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको कराना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे आपको कराना था। पहले मुझे आज इंड AS 28 के बारे में बताना था, इसलिए मैंने स्पेशली उस क्वेश्चन को लिया। नेक्स्ट सेशन में मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 को भी कराता हूं, बहुत डिटेल में कराता हूं,
तो नेक्स्ट सेशन में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। इस पर्टिकुलर सेशन में अभी मैंने इतनी चर्चा करी, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरा मकसद बेसिकली आपका अटेंशन AS28 की तरफ लाना था। AS28 भी सेम चीज है। मैं कहा मॉड्यूल में तो 2-3 लाइनें दे देते हैं और अलग से उन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन उसमें से आया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंड AS28 के थ्रू किस तरीके से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करता हूँ।